Hello, good morning everyone. I am KK Sharma, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, Subharti Institute of Technology and Engineering, Swami Vivekananda Subharti University. आज हम जो मेरे पास टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और इंजीनियरिंग मैकेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और एक बेसिक सब्जेक्ट है जहाँ पर हम फोर्सेस और इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्सेस जहाँ भी हम देखें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहीं पर भी देखें तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, या हर एक कंपोनेंट में कुछ ना कुछ फोर्सेस होते हैं, और उन फोर्सेस उस कंपोनेंट को या उस एलिमेंट्स को कुछ ना कुछ मूवमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम उसी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि पहले फोर्स क्या है, वो किस तरह हम देखेंगे कि फोर्स हम इसमें पढ़ेंगे, फोर्स, टाइप्स एंड फोर्सेस एंड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, कि व्हाट इज द फोर्स, what is the nature of the forces, what is the characteristics of the forces. Then we study about the types of forces, how many types of the forces are in there, and the system of forces. So the force is the external agent which change or try to change the state of body. According to here we are seeing a picture. There are the two persons try to move दिस ब्लॉक। अभी ये ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन में है। स्टेशनरी कंडीशन में ये दोनों इसको ट्राई कर रहे हैं मूव करने के लिए। मे बी अगर हम ये देखें कि इसका जो अमाउंट है वो 10 न्यूटन अमाउंट है, और ये दोनों टोटल मिलाकर 6 न्यूटन अमाउंट ऑफ एफर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको पुश करने के लिए। तो जब हम इसको पुश कर रहे हैं 10, फोर्स है टोटल 10, इस ब्लॉक का जो वेट है वो 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग है, और ये दोनों 6 न्यूटन का एफर्ट ट्राई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, पर फिर भी ये दोनों एफर्ट तो लगा रहे हैं। तो दिस इज द कॉल ट्राई टू चेंज द स्टेट। अगर हम यही सोचें, यही हम इस ब्लॉक को 6 न्यूटन की जगह 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट होना चालू हो जाएगी या मूव होना, स्लाइड होना चालू होगी। तो जैसे ही स्लाइड होगी तो ये स्टेट हो गया मोशन का। तो बॉडी, द फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड टू प्रोड्यूस एंड टेंड टू प्रोड्यूस टेंड टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ अ बॉडी. So this is the definition of the forces. The unit of the forces is Newton. When we are saying 10, this is the effort. So we have to produce the unit. We have to write the unit. Newton is also with it. It is a vector quantity. It means the magnitude and the direction both are compulsory to represent a force. So next is, the next is the characteristics of the forces. So there are the 4 basic main characteristics. So there are the 4 main characteristics of the forces. First one is the magnitude. Every force, every effort have some magnitude, like 10 kilonewton, 10 newton, 100 meganewtons. So these are the units, newtons, newton and newtons, and 100, 10 and 10. These are the magnitudes which is required for to represent any force. Second one is the direction. Direction in the means that सपोज करिए एक ब्लॉक था हमारे पास, और हमने आपसे कहा कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स 10 न्यूटन्स का अप्लाई हो रहा है, पर वो किधर से हो रहा है? या वो लेफ्ट साइड से हो रहा है, या वो राइट साइड से अप्लाई हो रहा है, अप डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, या डाउनवर्ड डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है। सो डायरेक्शन द बेसिक डायरेक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रिप्रेजेंट अ फोर्स. Second one is the nature. Nature we can say it is a tensile force,
or a compressive force. It may be a call also pull force and push force. हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे दोबारा से समझेंगे. Tensile force. There is a body and the force is acting in this manner. So ये दोनों फोर्स F1 हम इन दोनों फोर्सेस को सेम मैग्नीट्यूड का लेके चल रहे हैं F और F. इस बॉडी को दोनों तरफ पुल कर रहे हैं. एक राइट डायरेक्शन में पुल कर रहा है, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन में पुल कर रहा है. जब इस तरह के फोर्सेस होते हैं उन फोर्सेस को बोला जाता है टेंसाइल फोर्सेस. इन द कंप्रेसिव फोर्सेस the forces directions changes. जब भी हम किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसा फोर्स होता है? कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है और उसे हम पुश फोर्स भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिफाइन अ फोर्स और वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फोर्सेस. We have the body हमारे पास एक बॉडी थी, कोई एलिमेंट था और हमने उसमें कहा कि कोई पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन से इस बॉडी के अपर सरफेस पर अप्लाई हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन से इस बॉडी के अपर सरफेस पर अप्लाई हो रहा है. पर जब हमने देखा इसका अपर सरफेस क्या होगा, उस अपर सरफेस को मैं इस ग्रीन कलर से डिनोट कर रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि हम इस ग्रीन कलर से जब हमने डिनोट किया इसे, तो ये अपर सरफेस है, ये कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, ये कहाँ लाई करेगा, ये कहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा? क्योंकि जब भी हमने पिछले कहा था कि ये फोर्स अप डायरेक्शन के इसके ऊपर अप्लाइड हो रहा है. अप डायरेक्शन से कहाँ हो रहा है? वो इस पॉइंट पर हो रहा है, वो इस पॉइंट पर हो रहा है. किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है? सो दैट इज द मोस्ट important things या most important characteristics of the force कि we have to know about the point of application of such particular forces where it is applied. So next, the types of forces. First one, contact forces, body forces, point force, distribution force, external, internal, frictional, wind, hydrostatics, and coercive and adhesive forces. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं what is the contact forces. The force produce direct contact. जब भी हम डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, अ पर्सन इस द हैंड जो उसके हाथ हैं इस ब्लॉक के साथ बिल्कुल लगे हुए हैं और उसको पुश करने की कोशिश कर रहा है, धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज द डायरेक्ट कांटेक्ट फोर्सेस. एक और देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. इसी में नॉट कांटेक्ट फोर्स. तो नॉन कांटेक्ट फोर्स हमने कहा कि हमारे पास एक मैग्नेट है, दिस इज द मैग्नेट, and we have some iron particles. जब हम इन आयरन पार्टिकल्स के पास इस मैग्नेट को लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये आयरन पार्टिकल्स इसकी तरफ मोशन होना चालू कर देंगे और इसके एंड्स पर चिपक जाएंगे. तो ये था नॉन कांटेक्ट फोर्स. दिस इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स कि ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द आयरन पार्टिकल्स
move towards the iron and stick this iron band. So this comes under the category of non-contact forces. एक second forces is the body forces. Body forces is also a non-contact force, where the particles or the molecules of a particular substance are attaching to each other, together each other. यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे molecules वगैरह हैं जो एक दूसरे से वंडरवाल फोर्स के थ्रू, कोहेसिव फोर्स के थ्रू, आयनिक फोर्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो these forces are also a non-contact force, comes under the forces of non-contact. Second is a point force. Force acting at a point called point force. हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि a very force acting on a very small area. The force acting on a very small area. यहाँ हम देख रहे हैं कि we have a container attached है, किसके थ्रू, स्ट्रिंग्स के थ्रू ये अटैच है, और एक छोटे से पॉइंट पर जाकर ये सारा का सारा फोर्स एक्ट हो रहा है. तो इस तरह के फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इस तरह के फोर्सेस को कहते हैं पॉइंट फोर्स, वेयर द क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज वेरी लार्ज, बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, the point where it is applied is very small. So this forces comes under the category of the point force. हम दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं कि एक नेल्स है, कील है जो इस वुडन ब्लॉक में लगी हुई है और हम इस हैमर के थ्रू उसको निकालना चाह रहे हैं. तो जो फोर्स इस हैंड के थ्रू अप्लाइड हुआ है, इट इज वेरी लार्ज, और इस लार्ज फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है वो एक छोटे से एरिया पर हो रहा है. तो लार्ज फोर्स, स्मॉल एरिया, तो जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स स्मॉल एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं तब इस फोर्स को कहते हैं पॉइंट फोर्सेस. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस वेयर द लार्ज ओवर द लार्ज एरिया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया. अभी हम बात कर रहे थे लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स, स्मॉल कॉन्टेक्ट एरिया, स्मॉल अप्लाइड एरिया. अब हम बात कर रहे हैं कि फोर्स भी हम हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है, और जो स्पेस है, स्पेस भी अब मेरे पास सफिशिएंट स्पेस है, जहां हम ये बोलते हैं कि ये सारा का सारा फोर्सेस, ये सारे के सारे फोर्सेस इस पर्टिकुलर एरिया पर एक्ट कर रहे हैं जो सफिशिएंट एरिया है. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एंड सफिशिएंट एरिया और ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज सरफेस या लार्ज एरिया. क्लियर? चलिए आगे चलते हैं. सेकेंड इज द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस. जब हम एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की बात करते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास एक फिगर को देख सकते हैं कि एक बुक जिसे हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने अपने पाम पर रखा हुआ है. तो इस बुक का एक वेट है जो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है हमारे हाथ पर जब हम हाथ पे इसको रखते हैं तो हमारा हाथ नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा. जब ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा और हम कहते हैं कि नहीं, हमें इसको पर्टिकुलर स्पेस पर ही या पर्टिकुलर शेप में ही रखना है, तो एक फोर्स हमारे हैंड के द्वारा भी लगाया जाता है इसके फोर्स के इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, इसके फोर्स के इफेक्ट को रजिस्ट करने के लिए. वो किसके द्वारा लगाया जाता है? वो हमारी इन मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है. तो इन मांसपेशियों के द्वारा जो भी फोर्स लग रहा है वो हमारा कहलाता है इंटरनल फोर्सेस. इंटरनल फोर्स, या दूसरे उसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा रजिस्टिंग फोर्स. रजिस्टिंग फोर्स, तो हम ये कह सकते हैं द फोर्स एक्सटर्नल बाय द वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल, एंड व्हाइल द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू रिटेन द शेप, resistance offered to retain
द शेप इज कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस और आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिंग फोर्सेस। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम 12th में 11th में फिजिक्स में ये पढ़कर आ चुके हैं, तो एक बार और दोबारा से देख लेते हैं। बलून फिल विद द एयर, जैसे हम बलून के माउथ को ओपन करते हैं, एयर बाहर निकलना चालू करती है। जैसे एयर बाहर निकलती है, एक एयर के थ्रू एक्शन होता है और उस एक्शन के रिएक्शन में ये बलून ऊपर की तरफ मूव करना चालू करते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं कि यहाँ एक लड़की है और इस जंपिंग पैड के ऊपर अप एंड डाउन मोशन की कंडीशन में होती है। जितने फोर्स के साथ में ये नीचे की तरफ मूव करती है, ये जंपिंग पैड उतने ही फोर्स के साथ में उसे रिफ्लेक्ट करता है और ऊपर की तरफ भेजता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस, a resisting force offered during the sliding or rolling of the body on the surface contact with the called frictional force. वो force जब when the two bodies are in a contact, having some motion or the bodies in the limiting condition or start to the motion condition, then the friction is come under. जब हम देखते हैं हमारे पास 3 फ्रिक्शन फोर्स होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। तीनों अलग है। जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है और हम फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। बॉडी स्लाइडिंग कंडीशन में है फोर्स लगाने पर, तो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और जब बॉडी रोलिंग की कंडीशन में, तब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज द कोहेशन एंड द एडिशन। द फोर्स डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मटेरियल। द फोर्स डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम मटेरियल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, एंड द फोर्स डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। यहां हम एक छोटे से डायग्राम की तरह देखते हैं कि these two emojis are the same. हम ये कह सकते हैं these two molecules are the same characteristic, same nature, or are in the same material. So the force between these two molecules, it will be cohesion force, and we are seeing the different molecules, and the different molecules, the force between these two molecules is the adhesion force. दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमने लिख रखा है इक्वेशन। ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं, ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनाते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा ये होगा हमारा एडिशन। और जहाँ हमारे मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो रहे हैं और इनके बीच में जो फोर्सेस बनेगा वो बनेगा हमारा एडिशन फोर्सेस। सो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम देखते हैं सिस्टम ऑफ फोर्सेस। हम फोर्सेस की डेफिनेशन देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस देख चुके हैं। अब हमने देखा होगा कि किसी भी बॉडी के ऊपर एक सिंगल फोर्स नहीं लगता, 2 या 3 फोर्सेस आकर लगते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। व्हेन द 2 or the more forces act on a body, they form system of the forces. Coplanar, there are the different types of the system of forces. In the next slide we can classify it in a better way. The system of the force basically classified into 2 major group, one coplanar group and second no coplanar group. The planar means कि ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के एक ही फेस पर अगर सारे के सारे फोर्सेस होते हैं, एक ही प्लेन पर सारे के सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, उसे हम बोल रहे हैं कोप्लानर फोर्सेस। नॉन कोप्लानर फोर्सेस में हम देखते हैं कि ब्लॉक के डिफरेंट फेसेस पर एक फोर्स इस प्लेन पर, दूसरा फोर्स इस प्लेन पर, तीसरा फोर्स इस प्लेन पर है, तो 3 फोर्सेस डिफरेंट प्लेन पर। सो दीज 3 फोर्सेस draw or make a system of forces which called non-coplanar system of force, and these 3 forces act on a same plane, so it is called coplanar system of forces.
So coplanar system of forces are the four types: collinear, concurrent, parallel, non-concurrent, non-parallel. Also the non-coplanar system of forces are of the three types. First one concurrent, parallel, non-concurrent, non-parallel. एक एक करके हम इन सभी को देख लेते हैं कि ये कोलिनियर, कंकरेंट, पैरेलल किस तरह के होते हैं. चलिए आ गया कोप्लेनर सिस्टम ऑफ फोर्सेस. द फोर्सेस whose line of action on a same plane are known as a coplanar system of forces. जब तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर हो, तीनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन पर हो, उस सिस्टम को हम कहते हैं, देखिए एक ही प्लेन पर सारे के सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड कोप्लानर सिस्टम ऑफ फोर्सेस. कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस whose line of action on a same line is known as a collinear system of forces. हम देख रहे हैं we have the five forces F1, F2, F3, F4 and F5. यहाँ हम देखते हैं कि जो F2 और F5 है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर जा रहे हैं. जब इस तरह के फोर्सेस हमारे को दिखाई देते हैं कि उनके लाइन ऑफ एक्शन सेम होते हैं, तब इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? द सिस्टम ऑफ फोर्सेस व्हिच हैव अ कोलिनियर. सो सच सिस्टम ऑफ फोर्सेस कॉल्ड कोलिनियर सिस्टम ऑफ फोर्सेस. एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अ ब्लॉक, यू आर one person is pulling from this side and the second person is pulling this block from this side, from the forces F1 and the F2. So line of action of these two forces are same. So this system of forces is called collinear system of force. Concurrent system of forces, when all the forces meet at a one point, is known as a concurrent system of forces. हम डायरेक्ट फिगर्स को देखते हैं. हमारे पास F1, F2, F3, F5 फोर्सेस हैं और ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं या एक ही पॉइंट पर मीट हो रहे हैं. इस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स को हम कहते हैं कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस. एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे फोर्सेस आउटगोइंग है. हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया कि सम फोर्सेस आर कमिंग and some forces are outgoing of this force. The point is same. Is called concurrent system of forces. Coplanar system of forces. Coplanar concurrent system of forces. जब हमारे पास सारे के सारे जो फोर्सेस हों वो एक ही प्लेन पर हों और एक ही पॉइंट पर, दोबारा से एग्जांपल, एक ही प्लेन पर हों और एक ही प्लेन पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स को हम कहते हैं कोप्लानर concurrent system of forces. Second is the coplanar non-concurrent system of the forces. कोप्लानर नॉन कंकरेंट, हमने देखा कि फोर्स F1 की लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से जा रही थी, फोर्स 2 की लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रही थी, फोर्स 3 की लाइन ऑफ एक्शन देखा पीछे से आ रही थी, और फोर्स 5 की लाइन ऑफ एक्शन इधर जा रही थी. हमने देख रहे हैं कि ये सारे के सारे फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं. अगर हम F1 और F2 की बात करते हैं तो ये इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं. हम F2 और F3 की बात करें तो ये सिंगल इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करते हैं. हम F3 और F1 की बात करें तो इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट डिफरेंट हैं. तो जब इस तरह से कहीं सिस्टम ऑफ फोर्सेस बनता है जहां फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट्स पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन नहीं होता, उस तरह के सिस्टम ऑफ फोर्स को कहते हैं नॉन कंकरेंट
coplanar non-concurrent system of forces. Non-coplanar non-concurrent system of forces. Non-coplanar, it means the forces are on a different planes, and non-concurrent means the intersection point of these forces are not same. अगर हम इस वाले फोर्सेस की बात करें तो सबसे ऊपर है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन बनाएं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से आगे की तरफ बनेगी, सेकेंड वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और थर्ड वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से बनेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें थ्री इंटरसेक्शन पॉइंट, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं यहाँ जाके मिलता है। तो डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, इट मींस नॉन concurrent सिस्टम ऑफ फोर्सेस। इफ दे आर मीट ऑन अ पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट, अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, तो सो हम वी कैन से दैट इट इज अ नॉन कोप्लानर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। वो किस तरह से, अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन कोप्लानर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स की, तो वो कैसे बन सकता है? वो इस तरह से बन सकता है कि हमारे पास एक ट्राइपॉड है जो 3 डिफरेंट पॉइंट से निकल रहे हैं और कहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। तो अगर हम देखें तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर जाकर मीट करेगी। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं नॉन कोप्लानर कंकरेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सो दीज आर दी अच्छा, एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमारे पास और रह गया, तो उसे और हम समझ लेते हैं। वो था हमारा पैरेलल फोर्स, पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस। पैरेलल सिस्टम ऑफ फोर्सेस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल। Like parallel forces, if there are the 2 forces acting in a such a way, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा what is the parallel forces. When the 2 forces having same distance throughout is called parallel system of parallel forces. They never intersect each other. So like parallel, it means the direction of the both forces, the direction of the forces are the same, that called like parallel. If the direction of the forces are different, then it calls unlike parallel system of forces. Next is at here we are stopping. In the next video or the next class we will discuss the fundamental law of the engine mechanics. Thank you very much.